जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज दो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस करनी है। एक तो ये कि नेटो जो है, अगर जो रिसेंट मीटिंग हुई थी नेटो हेड्स ऑफ स्टेट्स की, गवर्नमेंट जो है लिथुआनिया में, जी विल्नियस में, जी उसमें उस वक्त बात ये चली थी कि इसका कोई चैप्टर जो है वो एशिया में खोला जाए और पर्टिकुलरली जापान में ऑफिस खोलना चाह रहे थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि जो नेटो है वो कहा जा रहा है कि वो इंडो पैसिफिक में या जापान में, इंडो पैसिफिक में नहीं जा सका। क्या आप समझते हैं भारत की वजह से नहीं जा सका? क्योंकि भारत के, वो डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि द नेटोज टेम्पलेट इज नॉट फिट फॉर अस एंड नॉट फिट फॉर आवर रीजन, सो वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट। जापान चाहता भी है लेकिन उसको वो खुल नहीं सका। क्या आप समझते हैं कि वेस्ट ये समझता है इट्स टू अर्ली टू अलार्म एवरीवन इन द रीजन, या अगर अभी इतना ज़्यादा मिलिटरली इंगेज करते हैं इस खित्ते को बिकॉज ऑकस एंड कॉर्ड की वो चल रही है, तो ये ना हो कि पता चले तमाम छोटे छोटे मुल्कों को कि भाई ये तो तबले जंग बजाने लगे हैं। सो वाई नेटो जो है वो इंडो पैसिफिक में या एशिया में पाँव नहीं जमा पा रहा है? इंडिया की वजह है या अभी अमेरिका अलर्ट है? तो वो जो नेटो की समिट हुई थी विल्नियस लिथुआनिया में, मैंने उस पर कॉन्वर्सेशन किया, यस टू स्वीडन, नो टू यूक्रेन का। तो तो ये आर्टिकल एक्चुअली सेज द सेम थिंग। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लिन कुक की। वो कहते हैं कि जो नेटो ने जो यूक्रेन के बारे में कहा, ये जंग के बाद दो कंडीशंस मीट होनी चाहिए, विच इज़ के जो मेंबर्स हैं नेटो के वो राज़ी होना चाहिए, एंड देन यूक्रेन हैज़ टू मीट द कंडीशंस। और कंडीशंस में से एक ये है कि अगर आप नेटो के मेंबर बनना चाह रहे हैं तो यू कैन नॉट हैव बॉर्डर डिस्प्यूट्स, एग्जिस्टिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स को आप लेके नेटो में नहीं आ सकते। तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि यूक्रेन विल मेंटेन, मतलब विल मीट दोज कंडीशन। सो साफ जाहिर हो रहा था कि देर इज नो एक्सपीडाइटेड pathway फॉर यूक्रेन इनटू नेटो नाउ और इवन आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। सो तो उस पे रोशनी डालते हुए ये जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा, लिनको, वो कहते हैं कि दैट एक्सप्लेन्स वाई जो ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं वो नेटो के बारे में सस्पिशियस है। देखिए, अगर आप नेटो के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं ना, तो आपको चाइना कभी भी धप्पा लगा सकता है। एंड इफ यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ नेटो, नेटो इज नॉट obliged टू प्रोटेक्ट यू, राइट? सो अगर चट मंगनी पट ब्याह हो गया कि सब के सब जब से नेटो में आ गए, देन दे आर हैप्पी, बिकॉज देन चाइना छेड़ेगा नहीं ना उनको। इट विल हैव टू डील विद द एंटायर नेटो। लेट्स से कि वियतनाम ज्वाइन कर लेता है नेटो, तो वियतनाम को धमकी थोड़ी दे सकता है चाइना, बिकॉज नाउ इट विल हैव टू फेस द यूएस एंड फ्रांस एंड जर्मनी, सारे के सारे। तो क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई अरे यूक्रेन की इतना इन्होंने चने के झाड़ पे चढ़ाया, जंग करवाया, और अब उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग इट ए मेंबर। इनफैक्ट यूक्रेन का इतना बुरा हाल हुआ उस मीटिंग में, जेलेंस्की वांटेड कि मेंबर अभी बना लो तो वो तो नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि अगर मेंबरशिप की पैथवे नहीं क्रिएट करते तो एटलीस्ट मुझे सिक्योरिटी गारंटीज दो। वो भी नेटो ने नहीं दिए। नेटो डिड नॉट गिव सिक्योरिटी गारंटी। जो सिक्योरिटी गारंटीज आए हैं वो G7 से आए, बेसिकली अमेरिका और 3-4, यानी नेटो में ऐसे मेंबर्स हैं जिस तरह के हंगरी को ले लें आप, that they are not happy to see Ukraine come into NATO at all या go and fight for NATO इस तरह से। तो इससे जरा घबरा गए। एटलीस्ट दैट इज द आर्ग्यूमेंट वो बंदा बना रहा है कि जो साउथ एशियन नेशंस है वो देख रहे हैं कि भाई नेटो कैन नॉट गारंटी यू सिक्योरिटी, नेटो कैन नॉट मेक यू मेंबर वेरी क्विकली, लेकिन आप यहाँ आके फिर चाइना को गुस्से में लेकर आओगे, तो व्हाट इज द बेनिफिट? लेकिन जो बंदा लिख रहा है वो आर्टिकल, लिन कुक, ही इज वेरी पॉजिटिव
कि मतलब वो चाहता है कि नेटो गो देयर। तो हिज आर्ग्यूमेंट इज कि नेटो ने कोई क्लियर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं प्रेजेंट करी कि व्हाई डज नेटो नीड टू एक्सपैंड इनटू साउथ ईस्ट एशिया। नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक, वही है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, तो ये ईस्ट एशिया में क्या कर रही है, साउथ ईस्ट एशिया में क्या कर रही है, व्हाई इज इट डाउन हियर, ये सवाल है। सो उस सवाल का जवाब नेटो हैज टू एक्सप्लेन। अब आपको याद होगा थोड़े दिन पहले, चंद साल पहले फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल्स छपने लगे थे जिसमें ग्लोबल नेटो का इस्तेमाल किया गया था, लव के देयर इज अ ग्लोबल नेटो, नेटो के ऑपरेशंस अफ्रीका में हो रहे थे, नेटो के ऑपरेशंस अफगानिस्तान में नेटो वाज ऑपरेटिंग, तो इट इज आउटसाइड द ट्रेडिशनल नेटो की जोन में। दूसरी चीज ये आर्ग्यूमेंट है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन मतलब आसियान कंट्रीज वगैरह, जापान और साउथ कोरिया को छोड़कर, दे आर नॉट फुल्ली कन्विंस्ड कि 100% रशिया का कसूर है ये जो जंग हुई है। जैसे अमेरिका कहता है हमने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, नेटो ने भी कुछ नहीं किया, यूक्रेन पागल है, पुतिन पागल है, ये है वो है, उसने ऐसे ही हमला कर दिया, तो 100% इट इज रशियाज फॉल्ट। ये है द वेस्ट की करंट पोजीशन। ये नहीं कि रशिया वाज प्रेशर्ड बिकॉज ऑफ नेटो एक्सपेंशन ईस्टवर्ड्स। भाई नेटो की क्या जरूरत थी सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद, और मुसलसल एक्सपैंड होने की क्या जरूरत है, यू आर थ्रेटनिंग रशिया। तो ईस्ट एशिया में देर आर कंट्रीज हु बिलीव दैट कसूर तो रशिया का है जरूर, बिकॉज इट इज अ कंट्री दैट स्टार्टेड द वॉर, बट नेटो का भी इसमें हाथ था in instigating and provoking the war. So basically, this war has created a negative image of NATO in Asian countries. और NATO is not clarifying itself. देखो आप अमेरिका, it's like saying कि बम पे बम फेंके जा रहा है, क्वाड बन गया, फिर ऑकस बन गया, अब नेटो का ऑफिस वो टोक्यो में खोलना चाह रहे हैं। सो फ्रांस ने ब्लॉक किया एक्चुअली वो ऑफिस, सो फ्रांस के वजह से टोक्यो में ऑफिस नहीं, फ्रांस और बाद में जर्मनी, इन दो मुल्क दे डोंट वांट टू गो देयर। देखिए ये दो कंट्रीज है जिनके ट्रेड ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं चाइना के साथ, तो यू कैन से कि फ्रांस की ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी जो उसने नेटो के ऑफिस टोक्यो में खुलने से रोक दिया। सो दैट इज द फ्रेंच एंड जर्मन इनिशिएटिव की वजह से। So that is where the scenario is कि अमेरिका NATO has become a quasi instrument of America's global imperialism. तो उसके इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ, तो उसका इस्तेमाल करके अमेरिका इज ट्राइंग टू मतलब अपना जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस, फिर उसमें उसने एक अजीब सी बात, आर्टिकल में एक अजीब सा बहस थी कि NATO is not a military organization, it is more than that. It's also a political, like मुझे तो नजर नहीं आती कि क्या पॉलिटिक्स कर रही है NATO besides मतलब how can you separate NATO's politics from US foreign policy, मुझे ये बताया। NATO की जो पॉलिटिक्स है, क्या अमेरिका ऐसी कोई चीज हुई है आज तक जिसमें अमेरिका ने कहा we are against this but because NATO wants this we are doing this? आज इनफैक्ट उल्टा होता है। एक उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक्सचेंज है चाइना और लिथुआनिया का। लिथुआनिया भी अब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, वो कहते हैं ना चप्पी दे द शोरबा। तो चाइना का वैसे रिएक्शन आया कि है तो तुम इतने से 3 मिलियन भी तुम्हारा पॉपुलेशन नहीं है। उसने लिथुआनिया को इन द रेडिएशन जोन ऑफ रशिया उस तरह से डिस्क्राइब किया। तो तुम वहाँ रशिया के बेसिकली पिछवाड़े में हो, तुम क्या इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, मतलब इट्स लाइक बिकम अ जोक ना। तो क्या क्या नेवी भेजने वाली है लिथुआनिया चाइना को कंटेन करने के लिए? साउंड्स वेरी सिली, बट क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ नेटो अब वो उचक रहा है, यू नो, सो इट इज लाइक दैट। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन, लेकिन इसमें ना इन सारी चीजों से आपको चाइना की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी कितनी महदूद है ये समझ में आती है। सो फॉर एग्जांपल अमेरिका ने अपने कई पट्टों को लेकर गैंग्स बना लिए, जैसा मैंने कहा क्वाड है, उसके बाद ऑकस है, फिर नेटो प्लस है,
नेटो प्लस में साउथ कोरिया और जापान कंसिस्टेंटली अटेंड कर रहे हैं नेटो के समिट्स, ठीक है। इस और पिछले 2 बार से न्यूजीलैंड और जापान भी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये भी आके अटेंड कर रहे हैं नेटो के। सो इंडिया, द यूएस इज एक्सपैंडिंग इट्स अलायंसेस, बिल्डिंग न्यू अलायंसेस, बिल्डिंग न्यू। और जब भी ये नई चीजें बनती है ना, जैसे कि नया ऑकस क्रिएट हुआ, तो यूएस का डिफेंस बजट भी एक्सपैंड्स एंड इट क्रिएट्स रिसोर्सेज, बेसेस वगैरह। आपको नजर नहीं आता चाइना का क्या रिस्पॉन्स है टू एनी ऑफ दीज? लाइक ऑकस के वो क्या रिस्पॉन्स है? कुछ भी नहीं है। नथिंग दैट फेसेस ऑकस, नथिंग दैट फेसेस द क्वाड। चाइना के साथ रशिया, वी कैन अज्यूम दैट रशिया इज अ पार्टनर, बट देर इज नो सच थिंग कि रशिया की गैंग कौन सी है, चाइना की गैंग कौन सी है। डज चाइना हैव अ गैंग और इज इट अलोन? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इज दैट ए स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना टू शो कि भाई हम पे अमेरिका जुल्म कर रहा है और हम तो कोल्ड वॉर के मोड में नहीं हैं। क्योंकि द मोमेंट चाइना एस्टैब्लिशेस उसकी गैंग, इट विल बिकम, मतलब कोल्ड वॉर सिनेरियो कंफर्म हो जाएगा ना पूरी तरह से। so that is what is happening ये मेरे ख्याल से। so ये आर्टिकल काइंड ऑफ टचेस अपॉन दोस थिंग्स। डॉक्टर साहब, ये भी मैं बाद में क्वेश्चन करता हूँ कि विल चाइना हैव इट्स गैंग और नॉट, लेकिन द फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू कि जैसे आपने कहा कि द प्री रिक्विजिट्स टू बी पार्ट ऑफ द नेटो इज के द कंट्री शुड नॉट हैव एन एक्टिव बॉर्डर डिस्प्यूट्स, so but the India does have an active border disputes, so इंडिया इज नॉट बिकमिंग नेटो के मेंबर ने, नेटो प्लस नहीं, की दावत। अच्छा, लेकिन वो जो नेटो की जो अमेरिका की सफीर थी फॉर नेटो, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि इंडिया हमारा मेंबर बने। वो नेटो प्लस या वॉट एवर जो भी है, लेकिन ये जो आप क्या समझते हैं कि वो फिर रूल्स रिलैक्सेशन करेंगे, ऑल दो इंडिया इज नॉट रेडी एट ऑल, लेकिन ये जो तो क्या होता है कि लुक, मतलब ये तो आसमान से उतर के तो नहीं आए ना ये रूल्स दे कैन ऑलवेज बी। आपने देखा टर्की के ऊपर S-400 पे सैंक्शंस लग गए, इंडिया पे नहीं लगे, राइट? पाकिस्तान ने न्यूट्रल पोजीशन लिया, आप देख रहे हैं तमाशा इंडिया ने न्यूट्रल पोजीशन लिया, कुछ नहीं हुआ। सो नॉट एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द सो कॉल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर ना। तो इंडिया इज गेटिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। दूसरी चीज ये है कि देखिए अभी तो ये ना, मेरे ससुर कहते थे मेरी बेगम को शादी से पहले, देखो ये अभी मार्केटिंग मोड में है इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है, बाद में देखना फिर शादी के बाद बदल जाएगा। तो मार्केटिंग मोड में लोग अलग रहते हैं भाई बाद में जब मार्केटिंग मोड ऑफ हो जाता है तो लोग अलग हो जाते हैं। सो सिमिलरली अभी तो यूएस पटाने की चक्कर में ना इंडिया को, क्या चाहिए बोलो तुमको, मैं आर्टिमिस में जाना है, ठीक है आर्टिमिस में आ जाओ, तुमको नेटो में जाना है, ठीक है नेटो में जाओ, ऑरलैंडो में बच्चों को भेजना है, चलो राइड्स हम फ्री दे देते हैं पर एक बार वो अंदर आ गया ना, उसके बाद सारे रूल्स पूरे निकलना शुरू हो जाएंगे फिर उसके बाद जैसे वो ईयू को कह रहा है ट्रम्प 2% दो जीडीपी का, ये करो वो करो। द की थिंग इज के अमेरिका में थोड़ा एरोगेंस भी है ना अमेरिकन पॉलिसी में। तो अमेरिका को समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहता, लाइक व्हाई डोंट दे वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद अस, आई एम सो कूल। तो वो रशिया के साथ जो सिक्योरिटी डिपेंडेंस है वो समझते हैं सिर्फ उसी की वजह से। तो अगर वो रशिया पे जो मिलिट्री और सिक्योरिटी डिपेंडेंस है अगर उसे खत्म कर दे, then India will be free, azad, to be with the US in NATO, in Quad, in everything. AUKUS में भी बुला ले सकते हैं. But what they are not giving credit, okay, India also has its own foreign policy. India has its own grand strategy. जयशंकर साहब ने कहा था कि भाई हम किसी के कैंप में क्यों जाए, हमारा खुद का कैंप बनाना चाहते हैं, right? They want to build their own camp. India wants its own NATO. Why does it want to join the NATO? Restrictions आ जाएंगे इंडिया के ऊपर बहुत सारे once you become part of it. So this is the dance that is going on between the US and India. एक साल से यही चल रहा है, and we will see how it continues because
मैं देख रहा था कि मैंने अभी एक शो किया, चाइना यूएस इंडिया यूएस, सॉरी, चाइना यूएस इंडिया चाइना ट्रेड। तो साफ नजर आ रहा है कि यूएस इज रिड्यूसिंग इट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, यानी तकरीबन 23% कम हो गया है जुलाई में। और अगर आप पूरा साल देखें तो अभी तक 6 महीने में इफ यू कंपेयर इट, तो कुछ $70 बिलियन से कम हो गया है ट्रेड इन द फर्स्ट 6 मंथ। $70 बिलियन कम है यूएस, चाइना's exports to US, but US exports to China are on track to be the best. मतलब 2022 में अमेरिका had its highest which was 154 बिलियन। अभी पहले 6 महीने में they came up to like 70 के करीब करे, ऐसा लग रहा है कि they will get close to 150। So what is happening since 2019 कहिए या 2020, कोविड से पहले और अब कोविड के बाद देखें तो अमेरिका इज डाइवर्सिफाइंग इट्स सप्लाई चेन, वो साफ नजर आ रहा है। इट्स बिकमिंग लेस डिपेंडेंट ऑन चाइनीज एक्सपोर्ट, चाइना। बट इट इज इंक्रीजिंग इट्स एक्सपोर्ट्स टू चाइना। लेकिन इंडिया का मैंने देखा लास्ट ईयर और इस ईयर के डेटा में सिर्फ 1% की कमी हुई। पहले 6 महीने में सिर्फ 1% के एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं। 0.9% की बात, 0.9 यानी 1% से भी कम। एक्सपोर्ट्स भी उतने ही कम और इंपोर्ट भी। तो एक आध महीना अगर अच्छा हो गया नेक्स्ट 4 महीने 5 महीने में, तो इट विल बी द सेम $100 बिलियन डेफिसिट इंडिया का। अब कह रहे हैं कि लैपटॉप्स वगैरह पे जो इंडिया इज ट्राइंग टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, अगर लैपटॉप पे लग भी जाते और पूरा का पूरा अगर चाइना से ही आ रहा था वो $5 बिलियन, द डिफरेंस विल बी जस्ट 5% चेंज इन डेफिसिट, समझे ना आप? क्योंकि द टोटल ट्रेड विल बी इन एक्सेस ऑफ $125 बिलियन। अगर वो 5 कम भी हो गए तो 100 बिलियन। सो व्हाट, मतलब ये सारा बोलने का मकसद ये है कि क्वाड की जो स्ट्रैटेजी है उस पे अमेरिका जरूर चल रहा है, बट इंडिया इज स्लो पेडलिंग। जो मैं कहता हूँ ना कि ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहे, इंडिया इज स्टिल होपिंग नॉट टू फुली कमिट अगेंस्ट चाइना एंड विद द यूएस। और ट्रेड पे उतना कोई फर्क नहीं आया इंडिया चाइना जितना यू कैन सी द चेंज बिटवीन यूएस चाइना। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो मलाबार एक्सरसाइजेज हो रही हैं ये अभी ऑस्ट्रेलिया में चले गए, और बल्कि मैं देख रहा था कि जापानीज एंड इंडियन नेवी वेसल्स जो हैं दे स्टॉप बाय पैसिफिक आइलैंड में जितने भी कंट्रीज हैं, नॉट जितने भी हैं बट सोलोमन आइलैंड्स जो हैं, पापुआ न्यू गिनी, इन सारे एरियाज में घुलते घुलाते चाय कॉफ़ी पीते पीते जो है वो चाइना, वो ऑस्ट्रेलिया वो जो हमारे यहाँ होता है कि जब जल से जुलूस निकलते हैं तो वो एक शहर दूसरे शहर जाते हैं तो वो रास्ते में शहरों में रुकते हैं। सो द नेवी स्टॉपिंग बाय बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज देयर, अमेरिकन अभी एमरल मैक्रोन गए हुए थे वहाँ पे पापुआ न्यू गिनी, और फिर कि यूएस के भी डिफेंस सेक्रेटरी, स्टेट डिपार्टमेंट के लोग सारे वहाँ पहुँचे हैं। खैर एनी हो, आप कैसे देखते हैं ये जो मलाबार एक्सरसाइजेज हैं? कई जगह पर तो मुझे ये भी सुनने में मिला कि जो सारे ममालिक हैं ये अपना कोई नेवल एग्रीमेंट भी करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं पे, और जो है वो अब ये आप क्या समझते हैं कि इंडिया ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना लिए हैं, इंडिया ने रिसेंटली भी अपना पावर शो हमारे इधर इंडियन ओशन में किया है। आपको क्या लगता है, इंडिया बिलीव्स कि दिस इज अ गुड टाइम टू एक्सपैंड इट्स नेवी और टू बी a par in the Indian Ocean and the Pacific Ocean, because ऐसा लगता है कि ओशन में पावर जो है वो बनना इज अ सेफ गेम रादर देन आप जो है वो ममालिक के साथ। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो कॉन्टिन्यूसली, वैसे तो कॉर्ड को उन्होंने कंपोनेंट रखा हुआ है कि ये मिलिट्री कंपोनेंट नहीं है इसका, सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? तो पहले तो ये बताओ मैं आपको कि ये जो पापुआ न्यू गिनी है उसकी अहमियत बहुत सडनली बढ़ रही है। मैं स्टेट डिपार्टमेंट के लिए फॉरेन पॉलिसी का कोर्स करता हूँ, तो उसमें रिक्रूटमेंट का मेरा हाथ नहीं है। सो दे रिक्रूट स्कॉलर्स जो मेरे पास भेजते हैं 7 हफ्तों के लिए, फिर उनकी मैं ट्रेनिंग करता हूँ।
तो पिछले 2 साल से मुसलसिल दे आर सेंडिंग समबडी फ्रॉम पीएनजी। बड़ी हैरत हो रही है कि इतनी छोटी जगह से। इनफैक्ट इस साल से पाकिस्तानी को ड्रॉप भी कर दिया। अदरवाइज एवरी ईयर वी वुड हैव वन पाकिस्तानी, वन इंडियन। सो पपुआ न्यू गिनी, तो इस बार जो बंदा आया था वो बड़ा फौज से कनेक्टेड था, तो उससे मेरी काफ़ी स्ट्रेटेजिक बातें हुई हैं। एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि उनको एनवायरमेंटल का बहुत डर है, डूब रहे हैं वो, तो वो मदद के लिए, एड के लिए दे आर विलिंग टू बेसिकली बिकम अ बेस फॉर द क्वाड। तो वो क्वाड का मिलिट्री बेस बन रहा है पापुआ न्यू गिनी। तो जहाँ तक इंडिया के सवाल है, भाई देखिए आप, इंडिया का जो मेजर परचेजेस हुए हैं डिफेंस के इस साल, 26 रफाल विच आर मरीन रफाल्स ना, वो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने 3 सबमरीन फ्रांस से खरीदी, 6 जर्मनी से ऑर्डर किए हैं, राइट। तो तो द फोकस क्लियरली इज ऑन नेवी। और जो इंडो पैसिफिक है, इट इज अबाउट 2 ओशंस, इंडो पैसिफिक कम्युनिटी, सो दिस इज अ मैरिटाइम इशू। इंडिया हमेशा से लैंड पावर था, क्योंकि इंडिया की जितनी भी मेजर जंगें हुई वो तो लैंड बेस्ड जंगें हुई ना। हालांकि 65 में थोड़ा बहुत नेवी एक्शन था। सो इंडिया का डिफेंस बजट शायद अभी भी इस साल भी 55% आर्मी को जाता है, और बाकी का एयरफोर्स और नेवी। हालांकि इक्विपमेंट वाइज नेवी एंड एयरफोर्स आर मोर एक्सपेंसिव मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि वो बजट इस पेंशन्स की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल फौज में ना, फौजी ज़्यादा हैं, इसलिए तनख्वाहें और उनके पेंशन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए आर्मी का बजट इज़ हाई। बट इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, एयरफोर्स और नेवी का बजट आर हाई। बट इट इज़ वेरी क्लियर कि नेवी के जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ इंक्रीजिंग। 5-6 महीने पहले एक आर्टिकल छपा था, कोई रिटायर्ड एडमिरल ने लिखा था वो, तो मैंने शायद उसको क्रिटिसाइज किया था ट्विटर पे या फेसबुक। बाद में मुझे पता चला कि वो शशि तरूर के अंकल है शायद वो रिटायर्ड एडमिरल जो थे। सो ही वाज एक्चुअली राइटिंग, आई थिंक इन इंडियन एक्सप्रेस, सेइंग कि इतना इंडो पैसिफिक की बातें हो रही हैं, लेकिन इंडिया इज नॉट इन्वेस्टिंग इनफ इन नेवी। इंडिया जो हायर लेवल का जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के प्लान्स थे वो अबैंडन कर दिया है। सो उस पे से शायद वो लिख कर, सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद दैट स्ट्रैटेजी। क्योंकि अब एक कॉम्प्लिकेशंस आ गया ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट acquiring weapons, it's also about acquiring technology and make in India का भी हो गया ना। सो अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, फॉरेन टेक्नोलॉजी, तो फिर बनाएंगे क्या? सो इफ दैट बिकम्स ए नेसेसिटी ना, अगर ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, तो मतलब आई नॉट फुली, हालांकि मैं कभी एक लंबा सा शो किया एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीपी सिंह के साथ, इंडिया की मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स वगैरह के बारे में। तो ही वाज क्लियरली सेइंग इट इज, मतलब कई चीज़ें बताई उन्होंने। इंडिया डिप्लोमेसी भी करता है थ्रू परचेज, किसी मुल्क के साथ अगर दोस्ती बढ़ानी है तो वेपन्स खरीदना भी एक तरह से डिप्लोमेसी है, लेकिन इट इज़ ड्रिवन बाय थ्रेट परसेप्शन ना। और इंडिया का जो थ्रेट परसेप्शन है चाइना और पाकिस्तान का, दे आर लैंड बेस्ड थ्रेट, ये नहीं कि पाकिस्तान समंदर से तो नहीं अटैक करने वाला। एंड चाइना का भी जो थ्रेट है, इट इज़ मोर इन गलवान इन अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में। So if you want to fight China there, you need a strong army and a strong air force more than a strong navy. But the US project जो पावर करता है थ्रू नेवी करता है ना। So US projection is through नेवी। अगर जापान अपने आप को डिफेंड भी करेगा, काउंटर अटैक भी करेगा चाइना, तो नेवी। जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का सवाल है, वहाँ पे भी समंदर के वजह से दे ऑल नीड स्ट्रॉन्ग नेवीज टू डील विद चाइना। इंडिया के लिए I don't think China is a naval threat, it is more of a land threat.
So India will have to continue to balance इंडो पैसिफिक की जरूरत है. इफ इंडिया अगर पेट्रोल करना चाह रहा है ना पूरा इंडो पैसिफिक, तो देन इट विल नीड अ वेरी स्ट्रांग नेवी टू गो विथ. इट्स लाइक सेइंग कि भैया आपने मोटरसाइकिल क्लब ज्वाइन कर लिया, सबके पास हार्ले डेविडसन है, आप सुजुकी लेके कब तक फिरोगे उनके साथ? आपको भी हार्ले खरीदना पड़ेगा ना, अदरवाइज यू कैंट जॉइन द क्लब. तो अब ये ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर सबमरीन हासिल कर रही है थ्रू ऑकस. जापान इज अ पावरफुल कंट्री, सो द इंडिया माइट आल्सो इन्वेस्ट इन नेवी. विल सी क्या होता है. मैं देखता हूँ कहीं कोई नेवी पर कोई रिसर्च पेपर्स वगैरह कोई लिखे, अभी तक तो आई हैव नॉट सीन इट. डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 2008 में, द लास्ट क्वेश्चन आपसे है, 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप कर दिया था फ्रॉम क्वाड, ठीक है, और सुनने में आ रहा है कि चाइना का खतरा उस वक्त था. इसी तरह इंडिया वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू क्वाड. अगले दिन मैं सुन रहा था, बल्कि पढ़ रहा था एशले जे टेलिस को, जिन्होंने वो आर्टिकल पे लिखा, बड़ा वो शोर भी मचा एशले टेलिस को. तो वो ये कह रहे थे कि ये सारे मुल्क जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ये जो जी. हैं सारे दे बिकेम पार्ट ऑफ क्वाड बिकॉज ऑफ चाइनीज थ्रेट. ये शो बेशक नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि हम इसका मिलिट्री कंपोनेंट नहीं है जैसे कि इंडिया कह रहा है, लेकिन समहाउ ये चाइना का खतरा था जिसने इनको फोर्स किया है कि दे शुड जॉइन अमेरिका. सही कह तो रहा हूँ? आप जो कह रहे हैं, इट इज सॉर्ट ऑफ आल्सो गॉट टू डू विद द मालाबार एक्सरसाइज. तो मालाबार एक्सरसाइज इज बेसिकली स्टार्टेड इन 92. मालाबार कोस्ट पे यूएस इंडिया था शुरू से. फिर 2007 में जापान ऑस्ट्रेलिया आए, ठीक है, और 2008 में ऑस्ट्रेलिया ड्रॉप्ड आउट बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम चाइना. लेकिन मेरे ख्याल से 90 लेट 90s में 97 98 जब न्यूक्लियर टेस्ट किया इंडिया, तो उस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद मालाबार एक्सरसाइजेस सस्पेंड हो गए थे. तो फिर वो तकरीबन 7-8 साल तक नहीं हुए, वो यूएस डिड नॉट पार्टिसिपेट. लेकिन जब 2007 में क्वाड बना, तो देन दीज कंट्रीज केम. तो वन एस्पेक्ट ऑफ द क्वाड वाज द मालाबार एक्सरसाइज. तो इंडिया, यूएस भी आए, जापान भी आया, ऑस्ट्रेलिया भी आया. लेकिन ऑस्ट्रेलिया चाइना के प्रेशर के अंडर 2008 में वो निकल गया आउट ऑफ इट. और कहते हैं कि इंडिया ऑल्सो 2017 तक वाज स्लो पैडलिंग द क्वाड. अभी भी अगर आप अमेरिकन को सुने और इंडियंस को सुने, व्हेन दे टॉक अबाउट द क्वाड, इट्स एज इफ दे आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, राइट. अमेरिका तो उसको एज ए मिलिट्री अलायंस देखता है वेरी क्लियरली अगेंस्ट है. लेकिन वो जो डोकलाम का इवेंट हुआ 2017 में, उसके बाद से इंडिया बिकेम वेरी सीरियस अबाउट द क्वाड. क्योंकि जब चाइना का थ्रेट सीरियस हो गया, देखिए चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा कोई पंगा नहीं लिया ना जैसा इंडिया के साथ लिया. ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ट्रेड है, ज़मीनें खरीद ली, बहुत सारे चाइनीज ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, अब इमिग्रेशन भी काफ़ी है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चाइना ऑस्ट्रेलिया ट्रेड इन्फ्लुएंस. मेरे ख्याल से चाइनीज को प्यार से बात करना नहीं आता, मुझे लगता है. जो चीज़ें वो प्यार से कह सकते हैं, वो जिस तरह से कहते हैं, वो they are making enemies out of potential friends. Like I see no reason why China and Australia इतनी हॉस्टाइल उनकी क्यों रिलेशंस. मैं जापान के साथ समझ सकता हूँ, साउथ कोरिया, इंडिया के साथ समझता हूँ. इनके साथ तो बदमाशियाँ की है ना चाइना ने, और या जापान के साथ दुश्मनियाँ पुरानी हैं. अमेरिका तो इज इन इट बिकॉज इट सीज चाइना एज ए चैलेंजर ना. तो चैलेंज फेस, आई मीन अमेरिका इज रिस्पॉन्डिंग टू द चैलेंज. और मैं आपको ये साफ कह दूंगा कि ए पोस्ट अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर लेड बाय चाइना में मुझे तो बिल्कुल अपील नहीं करता. तो मैं जितना भी अमेरिका की हिपोक्रेसीज और अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी का क्रिटिसिज्म मैं पढ़ाता हूँ, क्रिटिसाइज करता हूँ, और बहुत लिखता हूँ, और बहुत लिखा भी है और बोला भी है इसके बारे में. बट इफ यू गिव मी अ चॉइस, मतलब अगर आप मुझे 1,00,000 बार चॉइस दिए, विल यू लिव इन अ वर्ल्ड ऑर्डर रन बाय यूएस और रन बाय चाइना, मैं 1,00,000 बार यूएस को पिक करूंगा.
over China. चाइना अपनी ही सिटीजन्स को खुश नहीं रख सकता तो वो सारी दुनिया को क्या खुश रखेगा? ट्रू ट्रू, बिल्कुल एग्री। वो बड़ा एक अनइम्प्रेसिव किस्म का ऑर्डर है जिसमें सीक्रेसी है, समझ नहीं है। डेमोक्रेसी जैसी भी है, गंद है, जैसा भी है, लेकिन हर चीज़ सामने है, बोल रहे हैं, पता चल रहा है क्या है आपको। बेशक अनसर्टेनिटी भी इसमें है, लेकिन लोगों को पता तो है ना एटलीस्ट क्या हो रहा है, लेकिन ये छुपना छुपाना बड़ा डिफिकल्ट है। डेमोक्रेसी इज लाइक कबड्डी, मजा भी आता है लेकिन गंदी भी हो जाते हैं आप राइट। लेकिन ट्रू। ये समझ में नहीं आता, इसमें रूल्स ही नहीं पता आपको क्या खेलोगे जो चाइना का गेम है, राइट। वो कभी भी आपको आउट डिक्लेयर कर दिए तो यू आर आउट। जैसे उन्होंने हाँ, आपको पता ही नहीं कि आप आउट क्यों हो गए। जैसे उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को आउट दे दिया अभी थोड़ी अरे देर पहले। बेचारा वो आउट हो गया। मैं किसी शो पे कह रहा था कि चाइना के बारे में एक सर्वे आया है जिस पे मैंने एक कॉन्वर्सेशन किया है, चंद घंटे पहले ही उसको लगाया। तो उसमें पब्लिक ओपिनियन लोगों से पूछा गया था कि डू यू थिंक चाइना इंटरफियर्स इन योर इंटरनल अफेयर्स? तो तकरीबन 70% के करीब लोग कहे यस, चाइना इंटरफियर्स इन आवर इंटरनल अफेयर्स। तो मुझे एकदम याद आया कि वो जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान गए थे शंघाई के बाद, याद है आपको? फिर जाके आपको कहा यू नीड टू हैव पॉलिटिकल ऑर्डर वगैरह, फिर उसके बाद वो गायब हो गए। तो मुझे तो शक पाकिस्तान पे आ रहा है वो उसके बाद कहीं वो वहीं से डिड ही गो बैक टू चाइना? अभी तक नहीं आया ना वो पब्लिक में। नहीं। बाद लोग कह रहे हैं कि ही वाज आल्सो, मतलब वही सेक्सुअल अफेयर भी कुछ चल रहा था उनका। हाँ, लेकिन आई थिंक उन्होंने फारिग कर दिया अभी वो, अभी बट स्टिल देर आप, लेकिन उनकी वो लाइफ खत्म हो गई ऐसे एफएम और वो सारा। तो हाँ, वो कोई इंटरव्यू किया था उन्होंने। हाँ, मुझे लगता है कि ऐसे कोई उन्होंने ना शी जिनपिंग के बारे में कोई ऐसी वैसी बात इधर उधर कर दी विदाउट बीइंग केयरफुल, और चीज रिकॉर्ड हो गई और यही मैं कह रहा हूँ से ये आपको पता नहीं आप आउट क्यों हो गए। हाँ, सही कह रहे हैं, आपको कब आउट दे देंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, आउट दे देंगे। डेमोक्रेसी में तो चलो अपील होती है, थर्ड एम्पायर है, बच बचाव हो जाता है। डीआरएस भी होता है, लेट्स सी। जी हाँ, बिल्कुल। Anyhow, thank you very much, Professor Dr. Muqtada Khan sir. It's always a pleasure talking to you. थैंक यू वेरी मच।